Hello students, I Dipali Mehta welcomes you on my YouTube channel Smart Learning. Today we are going to start with a new topic, that is retirement of a partner. Now before that we need to understand the concept of reconstitution of partnership. What do you mean by it? रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? इट बेसिकली सेज कि जो पार्टनरशिप है, जो रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स है, वो चेंज हो रहा है. इससे पहले जो हमने टॉपिक देखा वो कौन सा था? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. डिसोल्यूशन का मतलब होता है वाइंडिंग अप, पूरा फर्म ही बंद हो गया तो रिलेशन अमंग द पार्टनर भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा. हम यहाँ पे उसे खत्म नहीं कर रहे हैं, वी आर गिविंग अ डिफरेंट फॉर्म, हम उसे एक नया रूप दे रहे हैं. सो बिकॉज ऑफ अ न्यू फॉर्म ऑफ अ पार्टनरशिप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ फर्म, आई एम टॉकिंग अबाउट अ फॉर्म, यानी कि नया रूप जो हम दे रहे हैं उससे एग्रीमेंट चेंज होगा. और एग्रीमेंट अगर चेंज होता है तो रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर ऑल्सो चेंजेस एंड द automatically profit sharing ratio also changes. So there are different forms of reconstitution. The first is चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर. यहां से कोई भी पार्टनर ना तो इन हो रहा है ना तो आउट हो रहा है. द एग्जिस्टिंग पार्टनर का ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो रहा है? चेंज. ना अब ये चेंज क्यों होता है? देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस. जैसे कि अगर कंपनी को फाइनेंस की जरूरत है तो कोई एक पार्टनर कैपिटल लाने की कैपेसिटी में है, सो ही इज डिमांडिंग फॉर अ मोर शेयर ऑफ प्रॉफिट. या फिर एक पार्टनर जो है वो दूसरे पार्टनर का शेयर थोड़ा सा परचेज कर लेता है. ओके, सो उसकी वजह से अमंग द पार्टनर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल चेंज. तो ओल्ड एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है और उसके बदले में नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा विद द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अनदर पॉइंट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर. सो एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसके अलावा हम लोग और एक नए पर्सन को एडमिट कर रहे हैं इनटू द बिजनेस because he is bringing capital and share of goodwill also. So over here the old partners, the existing partners have to sacrifice their profit for a new partner. So again यहाँ पे क्या होगा? पार्टनरशिप चेंज हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अफेक्ट हो रहा है. सो पुराना एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली स्टैंड्स फॉर कैंसिलेशन, क्योंकि हमें नए पार्टनर का भी सब इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट में डालना है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी डालना है. सेम वे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. यहाँ पे क्या हो रहा है? दैट वन पर्सन इज रिटायरिंग फ्रॉम द बिजनेस, ही इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस. यही टॉपिक हम आज करने वाले हैं. ओके, डिटेल में मैं मीनिंग आपको अभी बाद में समझाती हूँ, बट बिफोर दैट आई विल जस्ट गिव यू जस्ट अबाउट इट. सो उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो है वो आपस में बांट लेंगे. एडमिशन में क्या होता है? एग्जिस्टिंग पार्टनर को अपना रेशियो सैक्रिफाइस करना पड़ता है, जबकि रिटायरमेंट में क्या होता है? उनको गेन होता है. सो इन बोथ द सर्कमस्टेंसेस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो चेंज होता ही है. नाउ डेथ ऑफ द पार्टनर. डेथ ऑफ द पार्टनर इज अगेन एन आउटगोइंग पार्टनर. अब ये नेचुरल आउटगोइंग है कि वो पर्सन की डेथ हो चुकी है, राइट? सो ऑफ कोर्स ही विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू विद द बिजनेस. सो अगेन उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को मिलेगा. तो अगेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गोइंग टू चेंज. सो पुराना एग्रीमेंट टर्मिनेट होगा और नया एग्रीमेंट बनेगा. सो जब भी इन शॉर्ट अगर पार्टनरशिप के रिलेशन में कोई भी चेंज आता है तो अल्टीमेटली इट लीड टू द चेंज इनटू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओके, सो अगर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीमेंट की चेंज होती है सो डेफिनेटली जो पुराना एग्रीमेंट है वो कैंसल्ड होगा और नया एग्रीमेंट बनेगा. तो जब नया एग्रीमेंट बनता है तो दैट मीन्स वी हैव क्रिएटेड अ न्यू पार्टनरशिप. ओके, उसी को बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इन डिटेल. रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब होता है दैट व्हेन वन पर्सन goes out of the business. Now there could be multiple reasons कि वो क्यों जा रहा है बिजनेस में से, वो तो हम बाद में देखेंगे ही. But when one partner leaves the business and the remaining partners can continue with the business with the new form of agreement, तो उसे क्या बोला जाएगा? रिटायरमेंट बोला जाएगा. ओके, तो जब ये न्यू पार्टनरशिप बिजनेस कंटिन्यू होगा विद द रिमेनिंग पार्टनर्स और रिटायरिंग पार्टनर को तब क्या मिलेगा? उसका कैपिटल वापस उसको मिल जाएगा. ओके, उसका जो भी मतलब गुडविल होगा वो भी उसे देना पड़ेगा, बिकॉज उसने इतना मेहनत किया है ये बिजनेस को सेटअप करने के लिए, उसके भी लॉट ऑफ एफर्ट्स थे इसमें. सो ही विल बी गिवन गुडविल ऑल्सो. इवन ही विल बी गिवन
the profit share into the revaluation of assets and liabilities also. सी हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट. अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट हैपेंस दैट व्हाटएवर एसेट्स वी रिकॉर्ड एट द कॉस्ट प्राइस, मतलब जिस प्राइस पे हमने उसको परचेज किया है वो, या उस दिन पे जिस प्राइस पे वो एग्जिस्ट करता था जिस दिन हमने उसको रिकॉर्ड किया है, सो दैट प्रिवेल्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल आई हैड बॉट अ पीस ऑफ लैंड. उस वक्त मैंने वो 1 लाख रुपए में वो लैंड खरीदा था बिजनेस पर्पस के लिए ही, बाय थिंकिंग ऑफ दैट कि हम लोग उस पे आगे जाके वेयर हाउस बनाएंगे, गोडाउन बनाएंगे, बट आई डिड नॉट यूज इट टिल टाइम, बट इट इज बिजनेस प्रॉपर्टी. नाउ टुडे दैट पीस ऑफ लैंड वैल्यू इज 50 लाख रुपीज. सो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि वो 1 लाख है, वो 1 लाख ही चलता रहेगा जब तक वो आपका बिजनेस चलता रहेगा. वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स और लायबिलिटीज, बट if there are any certain events happening into the business like admission, retirement, death और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी जब आप पुराना अग्रीमेंट कैंसिल करके नया बना रहे हो तो आप आपका बिजनेस एक बार बंद करके आप वापस क्या कर रहे हो, रीस्टार्ट कर रहे हो. ओके, सो आप जब नए सिरे से सब कुछ शुरुआत कर रहे हो, so you can very well revalue your assets and liabilities according to the current situation. तो उससे भी जो भी प्रॉफिट या लॉस अराइज होता है उसमें भी रिटायरिंग पार्टनर को शेयर मिलना चाहिए. नाउ एज आई टोल्ड यू दैट वन मेंबर सीजेस, दैट मीन्स टू स्टॉप और एंड टू बी अ मेंबर और अ पार्टनर. सो ही डज नॉट वांट टू कंटिन्यू एज अ पार्टनर. वो जा रहा है बिजनेस में से, इसलिए उसको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर बोला जाएगा. नाउ व्हाट आर द रीजंस ऑफ रिटायरमेंट? मे बी ओल्ड एज, he is not capable of doing work, or misunderstanding among the partners. Then loss in business, if the business is a loss making unit, the partner does not want to continue, or he wants to start his own new venture. Okay, so there could be any multiple reasons that he is leaving from the business. He is voluntarily leaving from the business. Now if we talk about the practical question, in question you will be given balance sheet and adjustment or informations. In answer you are supposed to prepare either ledger accounts. तो ledger accounts में आपको revaluation account या जिसको profit and loss adjustment account भी बोला जाता है, partners capital account in case of fluctuating capital method, and if it is a fixed capital method then partners current account you are supposed to prepare. Then new balance sheet with the new value of assets and liabilities. Okay, so ये आपको ledger में prepare करना है if in the question they have asked for ledger accounts. तो यहाँ पे वो लोग जर्नल एंट्रीज भी पूछ सकते हैं. सो अगेन ये चैप्टर है लाइक अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जहाँ पे लेजर भी पूछा जा सकता है या फिर जर्नल भी पूछा जा सकता है. ऑलराइट, लेट अस मूव अहेड. नाउ एज आई सेड कि अगर पार्टनर यहाँ से जा रहा है सो डेफिनेटली जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज. सो नाउ दे हैव टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो. सो हाउ डू दे कैलकुलेट द न्यू रेशियो? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट. Case 1, when the question is silent, when the question does not say anything about new ratio, then what will be the new ratio? So in that case, old ratio of remaining partners itself is a new sharing ratio. मतलब जो remaining partners है उनका जो old ratio है after removing retiring partner share, यानी जो retiring partner है उसका share निकाल के जो बचता है वो उनका new profit sharing रेशियो बन जाएगा. केस 2, when the share is acquired by the remaining partner is given, यानी कि यहाँ पे हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी है that how much share will be acquired by which partner. So for that we have to first of all find out the gain received by remaining partners. तो वो कैसे पता चलेगा? So outgoing partners share into हमें क्या करना है, share acquired, यानी जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर इनटू शेयर एक्वायर्ड, जिस शेयर में वो लोग एक्वायर कर रहे हैं वो हमें उससे मल्टीप्लाई करना है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द गेन रेशियो. सो न्यू रेशियो कैसे मिलेगा? सो व्हेन वी विल एड अप द ओल्ड शेयर प्लस गेन रिसीव्ड, सो वी विल गेट द न्यू शेयर ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स. ओके, नाउ इसका हम इलस्ट्रेशन देखेंगे तो हमें ज्यादा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा. Let us see the illustration of the same, that how to calculate the new ratio as per the case 1 and case 2. For example, there are 3 partners A, B and C shares profit and losses in the ratio of 5:3:2. If the B retires, what will be the new ratio? तो ये केस 1 के हिसाब से है, जहां पे क्या बोला गया था कि जो ओल्ड रेशियो है वही न्यू हो जाएगा. और मैंने आपको क्या एडिशनल उसमें सेंटेंस बताया था, that after removing the retiring partner share.
नाउ यहाँ पे बी रिटायर हो रहा है, यानी कि मिडिल पार्टनर रिटायर हो रहा है. सो द न्यू रेशियो विल बी 5:2. इट इज बाय कैंसिलिंग बी शेयर, यानी 5:3:2 वॉज द ओल्ड रेशियो, तो उसमें से 3 निकाल दिया बिकॉज 3 मतलब बी का शेयर है वो, तो जो बच गया 5:2 is a new profit sharing ratio. When this can be applied when the question is silent about the new ratio. उसमें कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो हम इस तरीके से न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे. समझ में आया? ठीक है. देन एक्स वाई एंड जेड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली. एक्स वाई और जेड का प्रॉफिट एंड लॉसेस का जो शेयर है वो क्या है? इक्वल है, ओल्ड रेशियो. नाउ जेड रिटायर्स and his share is acquired by x and y in the ratio of 3:1. So calculate the new profit sharing ratio. यानी कि जो z का रेशियो है वो ये दोनों पार्टनर आपस में बांटेंगे, लेकिन इक्वली नहीं बांटने वाले, 3:1 में बांटने वाले हैं. So we have to first of all find out the gain ratio. ओके मतलब वो कितना गेन कर रहे हैं वो फाइंड आउट करना है. सो ओल्ड रेशियो क्या है? 1:1:1. तो मतलब z का शेयर क्या हुआ? 1/3 हुआ, और वो 1/3 x और y अब आपस में बांटने वाले हैं इन 3:1. तो x का गेन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो z का शेयर है 1/3 वो x लेने वाला है 3/4 में, राइट. सो द कैलकुलेशन गोस और हमें आंसर क्या मिलता है? 3/12. सेम वे y इज ऑल्सो गोइंग टू शेयर 1/3 इंटू 1/4, राइट. तो 1/12 आंसर हो गया, ये उनको गेन मिला है. नाउ दे हैव टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो. सो x का शेयर कैसे मिलेगा? उसका जो ओल्ड शेयर है प्लस गेन. गेन क्या है? 3/12. और ओल्ड शेयर क्या है? x का भी तो 1/3 ही है ना, क्योंकि उनका रेशियो इक्वली है. अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो हमें एलसीएम करना पड़ेगा. सो बाय टेकिंग एलसीएम वी गॉट दिस आंसर ऑफ 7/12. बिकॉज प्लस या माइनस जब भी होता है तो वी हैव टू डू दी एलसीएम. वैसे ही y का भी शेयर है 1/3 है, प्लस 1/12 है, उसमें भी हमने एलसीएम किया. सो वी गॉट द आंसर ऑफ 5/12. ऑलराइट. सो दिस इज द वे. देयर कुड बी 2 सिचुएशंस, राइट. उसके हिसाब से आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है. ये आप सब अच्छे से नोट कर लीजिए आपके नोटबुक में फ्रॉम द बिगिनिंग वॉट एवर थ्योरी आई हैव टॉट. So it will be easier for you to revise. So new profit sharing ratio will be 7:5. Now we have to learn how to find out the gain ratio. So gain ratio का मतलब क्या होता है? new ratio minus old. जैसे अभी हमने कैसे किया? new ratio अगर हमें ढूंढना था तो हमने old और gain को क्या कर दिया? प्लस. ओके कि अगर हमारा न्यू रेशियो अगर मिसिंग है और गेन रेशियो का इंफॉर्मेशन दिया है तो गेन और ओल्ड को प्लस करके हमने न्यू रेशियो ढूंढा. बट फॉर एन एग्जाम्पल कि हमें गेन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, हमारे पास न्यू रेशियो का इंफॉर्मेशन है और ओल्ड रेशियो का इंफॉर्मेशन है. सो न्यू में से ओल्ड माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? गेन रेशियो मिलेगा, राइट. सो बेसिकली गेन का मतलब क्या होता है कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसका जो शेयर है वो बाकी के पार्टनर में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा. सो जो डिफरेंस होता है न्यू और ओल्ड रेशियो का उसी को गेन रेशियो बोला जाता है. इफ इट इज पॉजिटिव, अगर डिफरेंस पॉजिटिव है तो ही उनको गेन मिला है. अगर उनका आंसर 0 आता है तो उनको कोई भी गेन हुआ नहीं है. सो इसका इलस्ट्रेशन हम लोग देखते हैं. The first case is A, B and C are sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. B retires and A and C share future profits in 5:3. Calculate gain ratio. Now simple. यहाँ पे हमें ओल्ड रेशियो दिया है और न्यू रेशियो दिया है. सो वी हैव टू फाइंड आउट द गेन रेशियो. सो गेन रेशियो का फॉर्मूला ही है न्यू माइनस ओल्ड रेशियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ए का गेन निकालेंगे. सो न्यू रेशियो ए का जो है वो 5 है और ओल्ड रेशियो जो है वो 3 है. अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5/8 और यहाँ पे 3/6. सो अगेन वी हैव टू डू द एलसीएम व्हेनेवर देयर इज अ प्लस और माइनस. हम कोई कॉमन नंबर नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे 6 से और यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो क्या हो जाएगा? 30 - 24 अपॉन 48 हो जाएगा एलसीएम, एंड देन द रिमेनिंग वैल्यू इज 6/48. ऑलराइट. नाउ सेम वे वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फॉर द सी बिकॉज बी इज रिटायरिंग. सो मिडिल पार्टनर इज रिटायरिंग. यहाँ पे रेशियो क्या है? न्यू 3 है सेकेंड पार्टनर का, जो रिमेनिंग पार्टनर है उसका, और जो ओल्ड रेशियो है सी का दैट इज 1. तो यहाँ पे 3 अपॉन क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा एंड 1/6. अगेन वी हैव टू डू द एलसीएम सेम वे. और 18 - 8 अपॉन क्या हो जाएगा? 48.
So the remaining value is 10 upon 48. Alright, so अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं 6:10 हुआ मतलब, so this can be further divided with the table of 2. So 2 3s are 6 and 2 5s are 10. अभी इसमें odd numbers आ गए तो ये further divisible नहीं है. So 3:5 इज गेन रेशियो. अब ये रेशियोज जो मैं आपको सिखा रही हूँ इसका यूज क्या होने वाला है. सो डेफिनेटली इसका यूज होने वाला है. कौन सा रेशियो कहाँ पे यूज होगा वो आगे हम लोग देखेंगे कहाँ पे उसे अप्लाई करना है, लेकिन सबसे पहले हमें ये सीखना जरूरी है कि कैलकुलेट कैसे होता है. वंस वी नो द कैलकुलेशन फिर हम ये सीखेंगे कि ये अप्लाई कहाँ करना है. सो आई होप ये भी इलस्ट्रेशन आपको क्लियर है. नाउ अनदर इलस्ट्रेशन. X, Y and Z are sharing profit and losses in the ratio of 5:2:3. Z retires, third partner retires. The new ratio of X and Y is 3:1. So calculate gain ratio. अब यहाँ पे भी हमें old ratio भी दिया है और new ratio भी दिया है and we are supposed to do the calculation. So new minus old. Again same way. नया ratio जो है वो 3 है X का और old ratio 5 है upon 3/4 हो जाएगा और 5/10. अगेन एलसीएम करना पड़ेगा यहाँ पे. सो यहाँ पे हम लोग 4 को 10 नहीं कर सकते और 10 को 4 नहीं कर सकते हैं, राइट. इसलिए हम लोग को यहाँ पे दोनों जगह पे एलसीएम करना पड़ेगा. ओके, सो वी कैन से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा. वो भी एक प्रिसाइज वर्ड आप यूज कर सकते हो. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 - 20 अपॉन 40 हो जाएगा. सो यू विल हैव अ बैलेंस ऑफ 10 अपॉन 40. ऑलराइट, सेम वे वी हैव टू फाइंड आउट फॉर y ऑल्सो. न्यू रेशियो जो है वो 1 है और ओल्ड रेशियो जो है वो 2 है. ओके, सो 1/4 एंड 2/10. अगेन यहाँ पे एलसीएम करना है. देन वी विल गेट 10 - 8 अपॉन क्या हो जाएगा 40 और रिमेनिंग वैल्यू इज 2/40. सो द गेन रेशियो इज 10:2. सो अगेन इट कैन बी डिवाइडेड फर्दर. सो 2 के टेबल में जाएगा. सो 2 5s are 10 and 2 1s are 2. सो ऑड नंबर्स आ गए मतलब ये फर्दर डिविजिबल नहीं होगा. So 5:1 is our gain ratio. Alright. So I hope ये भी आपको illustration clear है. बहुत ही simple है कि new ratio अगर है question में old ratio दिया है, so just we have to minus old ratio from the new ratio. One more illustration that P, Q and R are the partners sharing profits in the ratio of 4:3:1. Q retired. Okay, again middle partner is retiring. Calculate the gain ratio. अब यहाँ पे new ratio नहीं दिया है. See the question is silent about the new ratio. और बाकी कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं दी है, कोई प्रिसाइज इंफॉर्मेशन नहीं दी है जैसे हमने केस 2 किया था. तो दिस इज साइलेंट क्वेश्चन. सो दैट मीन्स जो Q का शेयर अगर हम निकाल दें तो वही हमारा क्या हो जाएगा न्यू रेशियो हो जाएगा. So a new ratio is not given in the question. So remaining ratio will be the new ratio, that is 4:1. That is what I said. So यहाँ पे again हमें क्या करना है कैलकुलेशन करना है. तो old ratio भी 4 है, new ratio भी 4 है. हम P की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 4/5 because 4:1 new ratio हो गया और 4/8 जो old ratio है. Again LCM होगा. So 32 - 20 अपॉन क्या हो जाएगा 40. So remaining value is 12/40. Okay, same way we are going to calculate R's gain ratio. 1 - 1 ही होगा because दोनों का वो ratio same है. So 1/5 and 1/8 LCM करेंगे तो 8 - 5 अपॉन क्या हो जाएगा 40. So the balance is 3/40. So अगर हम यहाँ पे calculate करते हैं तो 12:3 हुआ. It can be further divided by table of 3. So 3 4s are 12 and 3 1s are 3. So can you see students that when the question is silent, जो old ratio है उसी को हमने new ratio consider किया. So definitely जब old और new same है तो gain भी तो same ही आएगा ना, right? फिर भी मैंने आपको calculation करके दिखाया. अगर मैं यही चीज डायरेक्टली बोल देती तो आपको उतना समझ में नहीं आता. बट अगर आप जब कैलकुलेशन आप आपके सामने देखोगे सो यू विल अंडरस्टैंड कि जब भी ओल्ड और न्यू रेशियो अगर सेम रहता है तो गेन भी क्या आएगा सेम ही आएगा. तो हमें उस सिचुएशन में गेन ढूंढने की जरूरत नहीं है. यू कैन डायरेक्टली जस्ट गो विद द new ratio for the remaining partners. So whenever there will be a need of a gain ratio in such a kind of a case कि जहां पे ओल्ड और न्यू रेशियो सेम है तो गेन की जगह पे हम लोग कौन सा रेशियो यूज करेंगे न्यू ही यूज करेंगे बिकॉज न्यू और गेन सेम ही आएगा. सो दैट मीन्स इन सिंपल नोट
जब भी आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर डिफरेंट है, जो हमने फर्स्ट और सेकेंड इलस्ट्रेशन में देखा कि ओल्ड और न्यू रेशियो डिफरेंट था, तो हमें डिफरेंट गेन रेशियो मिलेगा। लेकिन जब दोनों सेम है तो हमें न्यू रेशियो जो होगा वही गेन के तौर पे मिलेगा। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। स्टूडेंट्स, दिस आर द सम इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस व्हिच यू कैन सॉल्व ऑन योर ओन, सो यू विल गेट अ प्रैक्टिस ऑफ कैलकुलेटिंग न्यू रेशियो एंड gain ratio. Take a screenshot of this particular slide. Now let us move ahead. Now we have to understand how to calculate the goodwill. Okay, जिसे valuation of goodwill भी बोला जाता है। Last year FIJC में हम लोगों ने सिर्फ उसका meaning सीखा था कि goodwill का मतलब होता है reputation valued in terms of money. So now we are going to learn how to calculate or value the goodwill. So reputation को हम value में कैसे turn कर सकते हैं। So the first method is average profit method. उसे क्या बोला जाता है? Average profit method बोला जाता है। So जिसमें first you have to find out the total profits. तो total profits आप कैसे find out करोगे? जो आपको question में दिया होगा, adding profits of last years, जितने भी years का दिया होगा उसमें से losses आपको क्या करना है? Minus. So maybe in the question will be given 3 years, 4 years or 5 years, profit and losses. तो profit जितना भी है वो add करो और उसमें से लॉसेस क्या करो? माइनस करो, सो यू विल गेट द टोटल प्रॉफिट्स। देन सेकेंड स्टेप इज एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो जितना भी आपको ये टोटल मिला, टोटल प्रॉफिट मिला, उसको आपको डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करना है। मतलब ये जितने भी साल का आपको प्रॉफिट दिया था, 3 साल, 4 साल या 5 साल, जितने भी सालों का प्रॉफिट या लॉस दिया था, उससे आपको क्या करना है? इसे डिवाइड करना है। एंड देन थर्ड स्टेप इज गुडविल ऑफ द फर्म। आपको कंपनी का गुडविल मिलेगा, तो उसका फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट तो हमें पता है कि जो हमें स्टेप 2 से आंसर मिलेगा। व्हाट अबाउट नंबर ऑफ इयर्स परचेज? तो वो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा, नंबर ऑफ इयर्स परचेज। इफ नथिंग हैज बीन गिवन, सो वी हैव टू अज्यूम 1 ईयर। Now what do you mean by number of years purchase? So number of years purchase का मतलब होता है expected years of future profits. In simple one line, हमको ऐसा लगता है कि ये जो एवरेज प्रॉफिट है वो हमें और 2, 3 या 4 साल तक मिलेगा। So it depends upon the nature of the business. So business to business number of years purchase कैसा होता है? Different. So in short, as I said, it is an expected number of years for future profits. हमने ऐसा अज्यूम किया है, एक्सपेक्ट किया है। सो ये भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू कैलकुलेट। नाउ सेकंड मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड। उसमें सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, सेम वे जैसे हमने अभी फर्स्ट मेथड में देखा, टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट्स कैसे मिलेगा? तो जो क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ईयर्स का हमें प्रॉफिट या लॉसेस दिया है, तो प्रॉफिट्स ऐड होगा और लॉसेस माइनस होगा, सो विल गेट द एवरेज प्रॉफिट। सो बेसिकली एवरेज प्रॉफिट क्या है कि जो ओवर द ईयर्स हमने प्रॉफिट या लॉसेस जो कमाए हैं उसका ऑन एन एवरेज अमाउंट। नाउ सेकंड इज नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? टू सर्वाइव इनटू अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, इतना तो प्रॉफिट हमें अर्न करना ही है। और वो हमें कैसे कैलकुलेट करना है? सो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में दिया ही होगा। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एम्प्लॉयड? टोटल मनी इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। जितना भी पैसा आपने टोटल पैसा बिजनेस में लगाया है उसे बोला जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। और एनआरआर क्या होता है? इट इज अ रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो जो अभी मैंने बोला कि जिस भी इंडस्ट्री में आप ऑपरेट करते हो वहां पे सर्वाइवल के लिए कम से कम आपको उतना तो रिटर्न, मिनिमम रिटर्न मिलना चाहिए, उसी को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का एक परसेंटेज बोला जाता है। वो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो यानी आपको मैंने बताया कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या है कि मिनिमम उतना तो कमाना है टू सर्वाइव इनटू दिस इंडस्ट्री। ओके, तो जो आपने एक्चुअली जितना कमाया उसमें से मिनिमम लिमिट क्या कर दो? माइनस। तो जितना भी एडिशनल पैसा आपने कमाया है वो आपका सुपर प्रॉफिट है। दैट मीन्स यू आर अर्निंग अबव नॉर्मल प्रॉफिट। सो दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज सुपर प्रॉफिट। देन गुडविल ऑफ द फर्म, कंपनी का गुडविल हमें मिलेगा, तो उसका फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इनटू अगेन नंबर ऑफ इयर्स परचेस। तो जो सुपर प्रॉफिट का आंसर मिला उससे हमें नंबर ऑफ इयर्स परचेस से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं नंबर ऑफ इयर्स परचेस का आपको मीनिंग ऑलरेडी
समझा चुकी हूँ. नाउ लेट अस सी द इलस्ट्रेशन ऑफ द सेम. The first question is profit and loss of the past 4 years are as follows. तो यहाँ पे आपको profit and losses दिए हैं पिछले 4 साल के 2016, 17, 18 और 19. अब उसमें 2018 का लॉस है. ठीक है. कैलकुलेट द गुडविल एज 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट. 3 years क्या है? नंबर ऑफ years परचेज है और हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से यानी कि फर्स्ट मेथड से हमें कैलकुलेट करना है. सो लेट अस सी द कैलकुलेशन. सो टोटल प्रॉफिट हमको ढूंढना है. तो जो अमाउंट था 60,000, 40,000, उसमें से 10,000 माइनस करना है जो 2018 का लॉस था और 30,000 क्या करना है? प्लस. सो 1,20,000 आपको टोटल प्रॉफिट मिलेगा. देन यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट. सो टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. सो 1,20,000 अपॉन क्या होगा? 4 years, क्योंकि 4 years का हमें इंफॉर्मेशन दिया था. सो हमारा एवरेज प्रॉफिट क्या हो गया? 30,000. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म. तो गुडविल ऑफ द फर्म का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज. सो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया 30,000 और नंबर ऑफ इयर्स परचेज हमें दिया था 3 years. सो गुडविल ऑफ द कंपनी, गुडविल ऑफ द फर्म इज 90,000. ओके, बिकॉज हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करने के लिए बोला था. तो ये 3 स्टेप्स करने हैं. ऑलराइट, आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है. देन another illustration related to super profit method. Find the value of goodwill from the following information by using super profit method. यहाँ पे अभी 2014, 15, 16, 17, 18 5 years का information दिया है and there are no losses. All are profit amounts. Capital employed rupees 3,50,000 दे दिया है. Normal rate of return is 10% and goodwill is to be valued at 2 years purchase of super profit. अब यहाँ पे number of years purchase है 2 years. Let us see the calculation. फर्स्ट स्टेप इज एवरेज प्रॉफिट. तो टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स है. सो मैंने यहाँ पे ही पूरा कैलकुलेशन बता दिया है. अलग से मैंने टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं किया. आप चाहे तो कर सकते हो. सो 5 साल का जो अमाउंट है वो हमने यहाँ पे लिख दिया अपॉन 5 years लिख दिया. तो टोटल इज 4,10,000 अपॉन 5 years. So you will get an average profit of 82,000. Then normal profit to capital employed into NRR upon 100. The amount of capital employed was given 3,50,000 into 10 upon 100 because percentage 10 दिया था. So 35,000 हमारा क्या है? Normal profit. इतना तो हमें कमाना है for survival. Super profit. Average profit minus normal profit. 82 हमने on an average कमाया है every year. उसमें से 35,000 normal profit minus किया तो 47,000 हमारा सुपर प्रॉफिट है यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट है. अब हमें गुडविल ऑफ द फर्म ढूंढना है. सो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज. सो 47,000 into 2 यानी कि कितना हो जाएगा? 94,000. सो दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट द गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड. सो आई होप यहाँ तक आपको कैलकुलेशन क्लियर है. ये अब तक मैंने जो भी आपको सिखाया, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, गेन रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड, दिस ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो आपका एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट है उसमें कैलकुलेट द फॉलोइंग में ये सारी चीजें भी आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछी जा सकती है और इवन 80 मार्क्स के पेपर के ऑब्जेक्टिव्स में भी आपको कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए आ सकता है एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में. और ये चीजें हमें क्वेश्चंस में भी बहुत हेल्प करने वाली है. तो आप इसे अच्छे से करिए. और ये जो गुडविल कैलकुलेशन का मेथड है, एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट मेथड, तो वो तो एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ तीनों के लिए कॉमन ही है क्योंकि गुडविल जो कैलकुलेट करना है वो तो ऑब्वियसली इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज. अब ये गुडविल का इस्तेमाल कैसे करना है रिटायरमेंट में वो हम लोग आगे देखेंगे. सो इन नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू अबाउट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट टाइम कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग. Take a very good care of yourself and your family. Bye-bye.